चलिए बाबू, लोगों के फिर से ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो मैथ से इंटरेस्ट रखते हैं, गणित विषय से जिनको पढ़ने में रोचक लगता है, अच्छा लगता है। उन सभी बच्चों के लिए एक अच्छी चीज लेकर आए हैं जिसे कहा जाता है रीढ़ का हड्डी। मैथ में जो संख्याएं हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं। उन सभी संख्याओं को हम पढ़ेंगे और ये जितनी भी सारी संख्याएं ये मैथ में कहीं न कहीं उपयोग में आती है। तो आज का ये हमारा लेक्चर एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है उन सभी प्रतिभागियों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो मैथ से इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मैथ एक अपने आप में एक रोचक चीजें हैं। जो बच्चे मैथ पढ़ाई करते हैं उनको ये पता होगा कि एक मैथ जो है भर दिन पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक साइंस है, एक एसएसटी विषय, सामाजिक विज्ञान है, इन विषयों को हम भर दिन नहीं पढ़ सकते। इसे कुछ अंतराल के बाद हमें एक मूड फ्रेश होने के लिए कहीं घूमने पड़ते हैं। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, फिर उसको घूमने की जरूरत पड़ती है। पर मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें एक रोचक है, मजा है। जितने ही अधिक वहां पे गाना बजेंगे उतना ही अधिक मैथ का सवाल बनाने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुख्य रूप से देखा जाए कि मुख्य धारा में वो बच्चे आते हैं जिन्हें जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है। चाहे अभी का जो दौर चल रहा है हमारे समाज में, बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, उसके लिए जो बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं शिक्षकों के लिए, उन बच्चों के लिए भी एक रामबाण है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो हमारे शिक्षक की तैयारी कर रहे भाई एवं बहनों के लिए यह अत्यंत लाभदायक क्लासेज होगी। और जो बच्चे उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें टीचर बनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं ये सूचित करना पसंद करूंगा कि उन भाइयों एवं बहनों के लिए जो ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लासेज हैं, ये अल्टरनेट डे में आप लोगों के लिए मैथ का सीरीज अवेलेबल करवाया जाएगा, बहुत जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो एक मैराथन रूप में जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, उन सभी का जो 2-4 घंटा का जो मैराथन होगा, वास्तविक संख्या का होगा, तो 2-4 घंटे के लिए 2-4 घंटा का मैराथन वो डाल दिया जाएगा। बहुपद है, बहुपद का मैराथन अपलोड कर दिया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लासेज पर। असमांतर श्रेणी है उनका भी दे दिया जाएगा, त्रिभुज है, वृत्त है, जितने सारे चैप्टर्स हैं उन सभी का मैराथन करके आपको ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लासेज पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा स्पेशल क्लास आज बीपीएससी बच्चों के लिए है और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी प्रतिभागियों के लिए भी है, और हमारे बच्चे 9th-10th में जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और 6 क्लास या 5 क्लास या 7th क्लास या 8 क्लास के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। यानी कि आज का क्लास पूर्ण रूप से उपयोगी है। चलिए आइए हम मैथ में एक बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। जो जैसे हमारे शरीर जो बनी हुई है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है, फंडामेंटल यूनिट, वो सेल होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी, तो हिंदी का जो सबसे छोटी इकाई फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो क्या होता है? अक्षर होता है, अक्षर। ठीक उसी प्रकार से जब हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में भी जो सबसे फंडामेंटल सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? अंक। क्योंकि एक अंक से बहुत सारे अंकों को मिला दिया जाए तो वो संख्या बन जाते हैं। तो 2 अंकों की संख्या होती है, 3 अंकों की संख्या होती है। ठीक उसी प्रकार से मेरा मोबाइल नंबर भी होते हैं, वो 10 नंबरों के होते हैं। तो बहुत सारे अंकों को जोड़कर एक बहुत बड़ी संख्या बनाया जा सकता है। तो बहुत बड़ी संख्याओं में अंक को हम देखते हैं कि कितना अंकों से वो संख्याएं बनी हुई है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल यूनिट है गणित की वो क्या है? अंक है। तो हम सबसे पहला जो है वो अंक के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला जो है अंक, डिजिट, अंक पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंक, डिजिट। चलिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है ये उन सभी बच्चों के लिए है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी में 1 to 5 वाले बच्चे के लिए भी है,
6 to 8 क्लास के लिए, 6 to 8 के टीचर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है, जो 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं, 9th-10th के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है, जो 10+2 में बहाली मतलब टीचर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है। यानी कि मिला जुला कर ये क्लास जो है सभी बच्चों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसलिए आप इत्मीनान से देखें, और जिन बच्चों के लिए हमने कहा है 9th-10th वाले बच्चों के लिए जो कहा है वह अल्टरनेट डे में आप लोगों को मैराथन के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं अंक से। तो अंक, डिजिट, ये अंक किसे कहते हैं? हम लोग तो बहुत दिन पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़ी चीजों का नींव डालती है, बहुत बड़ी चीजों का निर्माण करती है। तो हम छोटो अंक को छोटी न मानकर इसे हम बहुत बड़ा मानते हैं, और अंक से चलकर हम काल्पनिक संख्या तक पहुंचेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब अंक से स्टार्ट करते हैं काल्पनिक संख्या तक पहुंचते पहुंचते किन किन संख्या से मुलाकात होती है, मुलाकात करते जाएंगे, उन सभी संख्याओं को पढ़ते जाएंगे। चलिए, तो अंक क्या है? तो अंक एक सबसे छोटी है, यानी कि किसी चीज को अगर टुकड़ा करते जाएंगे, खंडन करते जाएंगे, खंडन टुकड़ा मतलब खंडन करते जाएंगे, टुकड़ा में विभाजित करते जाएंगे, एक ऐसा टुकड़ा बनेगा जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। वो सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि उसके बाद वो विभाजित तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो सबसे छोटी इकाई है। तो अंक जो है, जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, वो उसकी सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इसका भी खंडन नहीं किया जा सकता। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज, ऐसी जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। आइए बाबू उसके लिख लेते हैं। मैं जो भी पढ़ाऊंगा, मैं जो भी बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं लिखूंगा बोर्ड पर। ऐसा नहीं है कि मैं पीपीटी तैयार करके आऊंगा तब यहाँ पे एक बार बोल देंगे आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी हो बोलूंगा, सभी जितने भी चीजें का परिभाषा लिखेगी, सारे परिभाषा लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, उनकी जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो सभी बातें को हम लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लिख के आएंगे पहले तब लोग आप लोगों को बताएंगे। इसमें क्या होती है कि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे, लिखेंगे, तो आप लोगों को सबसे अधिक समझ में आएगी। ठीक है, तो थोड़ा समय लगाते हुए और उन चीजों को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो अंक ऐसा जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके, जिसे खंड या टुकड़ा, ये तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, क्या हो गया भाई? गणित की वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम, सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंक कहते हैं। क्या आपको समझ में आई? क्योंकि गणित के बारे में पढ़ रहे हैं ना, गणित में पढ़ रहे हैं, इसलिए गणित की वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक की हम दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही परिभाषा है। अंक की दूसरी परिभाषा भी क्या सकती है? ऐसे चिन्ह जिनका उपयोग करके हम किसी संख्या को लिख सकते हैं, जिनका उपयोग करके किसी संख्या को लिख सकते हैं, उसी को अंक कहते हैं। मतलब ऐसा चिन्ह जिसकी सहायता से किसी संख्याओं को सूचित किया जाता है या संख्याओं का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंक। उसे क्या कहते हैं? अंक। ऐसा चिन्ह, उसका और परिभाषा होता है, एक परिभाषा और लिख लेते हैं और में, क्योंकि दो परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं होती है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा परिभाषा लिखिए, क्या लिखे हमने अभी? क्या बोला कि वे सभी चिन्ह जिनका उपयोग करके संख्याओं का निर्माण किया जाता है या जिनकी सहायता से संख्या का निर्माण किया जाता है, उसे अंक कहते हैं। तो वे सभी चिन्हों का समूह, वे सभी चिन्हों का समूह जिसकी सहायता से संख्या का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण? संख्या का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसे अंक कहते हैं। चलिए बाबू, अंक का परिभाषा हमने दो पढ़ा, डिजिट्स।
गणित की वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। और ये दूसरा है, वे सभी चिन्हों का समूह जिसकी सहायता से संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अंक। चलिए आइए इसके जो कुछ कुछ एग्जाम्पल है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़ते हैं? आइए बाबू इधर देखिए बोर्ड पर। एग्जाम्पल जो इनका है, जैसे हम लोग कहते हैं यानी कि एग्जाम्पल के रूप में, ये तो स्टैंडर्ड भाषा हो गया, हम जैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में कौन कौन से होंगे बाबू? जीरो। कौन कौन से होंगे? जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंकों से जितनी भी बड़ी संख्या है वो सभी क्या है? अंक है। मतलब एक अंक जिसमें केवल एक ही चीज हो। अब यहां पे कितने हमें मिले? कितने मिले? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी 4 5 6 7 8 9। यहां से आपसे पूछा जा सकता है अंकों की कुल संख्या कितनी है? अंकों की कुल संख्या कितनी? क्या 10 होगा? नहीं, उसमें 2 अंक आ गया। 10 में कितने अंक? 2 अंक, इसलिए 10 लेंगे नहीं। और 0 से छोटा होता नहीं, इसलिए 0 से छोटा हम लोग लेंगे नहीं। चलिए ये सभी अंक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है? अंक। तो हम यहां पे पढ़ेंगे अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अंकों की कुल संख्या कितनी? 10। अब यहां पे आपसे पूछ सकता है कोई, आपसे पूछ सकता है कोई कि सबसे छोटी अंक कौन सी है? सबसे छोटी अंक कौन सी है? तो सबसे छोटी अंक हमारी कौन सी हो जाएगी? 0। सबसे छोटी अंक, सबसे छोटी अंक, सबसे छोटी अंक, तो सबसे छोटी अंक हमारा कौन है? 0। कौन है भाई? 0। चलिए इसको कलर से चेंज कर देते हैं। अच्छा खैर कोई बात नहीं। जीरो। चलिए फिर कलर चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी। सबसे छोटी अंक तो पता चल गया कौन सी है? 0। लेकिन सबसे बड़ी अंक कौन सी है? 9। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक कौन है? कौन है बताइए? कौन है? कौन है? 9। कौन? 9। अगर हम जब प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आपको प्रश्न आती है तो फटाक से उसे कमेंट करें, कमेंट में लिख दें। और नहीं आती है उसे सोचने की प्रयास करें कि ऐसा क्या है जो हमें नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा है हो सकता है कि आप उसे रिपीट न कर रहे हो, उसको उन बातों को भूल गए हों। जैसे मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप उसे लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखा हुआ चीज़ अधिक देर तक याद नहीं रहती है। अगर आप उससे कॉपी पे उतार लेते हैं, चाहे उसे लिख लेते हैं, तो ये अधिक देर तक याद रह सकती है। ठीक है, तो आपको ये काम आएगा और ये बहुत ही उपयोगी है। बड़े-बड़े सवालों में छोटी-छोटी चीज़ें डाल दी जाती है, जिनके कारण आपको वो सवाल बनते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सवाल बड़े होते हैं, वो कंसेप्ट लगे होते हैं। जो कंसेप्ट आपको नहीं आएगा, वो सवाल आपसे नहीं बनेगा और उसी सवाल को आप कहेंगे ये सवाल बहुत बड़ा है। पर सवाल कोई बहुत बड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट आता है, वो सवाल आपसे बन जाता है। भारी से भारी भी सवाल है, लेकिन अगर आपसे बन जा रहा है तो वो सवाल सबसे हल्का है। अगर सबसे हल्का सवाल भी अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, तो वो सवाल क्या होगा? सबसे डिफिकल्ट, सबसे भारी सवाल होगा। तो सवाल बनने का मतलब ये नहीं है कि आपसे सवाल नहीं बन रहा है। वो उस सवाल में जो जो कंसेप्ट लगेगा, वो कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा है, इसलिए वो सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है। चलिए, तो हम अंक पढ़ रहे थे, तो सबसे छोटी अंक हमारी कौन सी है? 0। मेरे साथ बोले, सबसे छोटी अंक कौन सी है? 0। सबसे बड़ी अंक क्या है? 9। तो चलिए, अंक को तो हम लोग पढ़ लिए। अंक का परिभाषा 2 पढ़े थे। क्या? गणित की सबसे सूक्ष्मतम इकाई या सबसे छोटी इकाई को हमने क्या कहा था? अंक कहा था। वे सूक्ष्म इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे अंक कहे थे। और इसकी दूसरी परिभाषा पढ़े थे, ऐसा चिन्ह जिसकी सहायता से हम संख्याओं को लिख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग संख्याओं को लिख सकते हैं, उसे अंक कहे थे। तो सब अंकों की संख्या, कुल संख्या कितनी? 10। सबसे छोटी अंक 0 और सबसे बड़ी कितना है? 9। चलिए बाबू आगे पढ़ते हैं। तो अंक से क्या बनेगा? संख्या बनेगा। अंक से क्या बनेगा? संख्या। आइए संख्या के बारे में, हम लोग तो खूब संख्या 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 गीत गाते रहते हैं, नहीं तो संख्या के बारे में आइए जानते हैं। संख्या को क्या कहते हैं? लास्ट में इंग्लिश में नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर, नंबर, नंबर्स, संख्या। अब संख्या का परिभाषा क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या था कि जैसे हम लोग सेल पढ़ते हैं, तो हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है। और एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ जब मिल जाए
तो ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यूज। जब एक अंक है दूसरे अंकों के साथ अगर मिल जाए तो वो ग्रुप होगा, एक अंक दूसरे दो अंक जब मिल जाएगा, ग्रुपिंग हो जाएगा, उसे कहेंगे संख्या। तो ग्रुपिंग के लिए कम से कम कितने चाहिए? एक चाहिए? नहीं, ग्रुपिंग के लिए कम से कम दो चाहिए, और दो या दो से अधिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि संख्या बनाने के लिए दो या दो से अधिक अंकों की सहायता से क्या बनेगा? संख्या। या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अंकों के समूह को, दो या दो से अधिक, दो से अधिक अंकों के समूह को, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक समूह को संख्या कहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे अलग अलग कलर हो गया था इसलिए उसको हम मिटा दिए थे, और कोई बात नहीं थी। दो या दो से अधिक। तो चलिए एग्जांपल जैसे में लेते हैं हम लोग। कितने चाहिए? कम से कम कितने चाहिए बताइए? कम से कम कितने चाहिए? दो। कम से कम कितने चाहिए? दो। यानी कि एक 4 लेते हैं और एक क्या लेते हैं? 3। तो दो अंकों से जो बनी संख्या है वो कौन है? 43। दो अंकों से बनी संख्या कौन कौन सी है? 43। कौन है? 43। 43 दो अंकों से, यानी कि एक अंक, ये 3 भी क्या है भाई? एक अंक है। जो 43 है इसको जोड़ देंगे कितना अंक हो जाएगा? 2 अंक। ये जो 43 बना है ये 2 अंकों से बना है कि नहीं बना है? 43 जो बना है ये 2 अंकों से बना है, यानी कि सबसे छोटी 2 अंकों की जो संख्या है बाबू, सबसे छोटी 9 के बाद क्या आती है? 10। क्या आती है? 10। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो कौन भी हो जाएगा? कौन हो जाएगा बताइए बताइए? 10 भी हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 डॉट डॉट इत्यादि इत्यादि। चलिए बाबू क्या देखते हैं? 10, 11, 12, 13 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं हमें मिलती रहेगी। ओके आगे बढ़े। अब यहां पे पीछे एक बार फिर से 10 से स्टार्ट हुई है, क्योंकि 9 क्या है? अंक है, और वो एक अंकों की संख्या है। अब यहाँ पे 9 के बाद हम जैसे ही बढ़े वो 10 पर आ गए, और 10 क्या है? ये संख्या है। 10 क्या है? संख्या है। चलिए 10 क्या है? संख्या है। 10 क्या है? संख्या। 10 क्या है? संख्या। पर कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या। चलो बाबू आगे देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सा अंक है भाई? एक अंक 0 है और एक अंक 1 है। तो 2 अंकों वाली संख्या कौन है? 10। तो यहां पे नोट कर लेते हैं, हम बातों को नोट कर लेते हैं। नोट में पहला में लिखते हैं कि 2 अंकों वाले सबसे छोटी संख्या भी 10 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10 या 1 होगी? तो सबसे छोटी संख्या जो हमारी होगी वो भी 10 होगी, सबसे छोटी संख्या। क्योंकि जैसे 1 2 3 4 सॉरी 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या है? अंक है। ये सभी क्या है? अंक है। चलिए बाबू, तो सबसे छोटी अंक और सबसे छोटी संख्या, सॉरी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 10। 10। और इसी को ये कह सकते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी क्या है? 10 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 99। क्योंकि जैसे ही 99 के आगे हम बढ़ेंगे तो 3 अंकों वाली संख्या आ जाएगी 1 0 0, यानी कि दुगो लड्डू वाला। अगर दुगो लड्डू वाला संख्या मिला 99 के बाद मिलेगा, और 99 तक केवल 2 संख्या 2 अंक है, एक 9 अंक है फिर एक 9 है, तो ये मैक्सिमम है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। इससे जस्ट एक आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगी 3 अंकों वाली संख्या। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, किसी भी बड़ी संख्या, किसी भी कितने भी अंक वाले बड़ी संख्याओं की जैसे ही आगे निकलेंगे तो उससे एक अधिक अंक वाला सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो नोट यहां पे कर लेते हैं हम बाबू, कितने भी अंकों का अगर सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है तो उससे अगला जो संख्या होगा वो उससे एक अधिक अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे 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 जैसे
किसी भी या कितने भी अंकों से, कितने भी अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, कितने भी अंकों से, मतलब मालूम नहीं 5 अंक का है, 10 अंक का है, 20 अंक का है, 50 अंक का है, 100 अंक का है, 100 से 1000 अंक का है, 1,00,000 अंकों से बनी, 1,00,000 अंकों से मतलब 1,00,000 अंकों से बनी कोई संख्या है। अब उनसे जो सबसे बड़ी संख्या होगी, 1,00,000 अंकों से बनी सबसे बड़ी, मतलब 1,00,000 बार 9 आएगा, ठीक है। तो कितने भी अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या के ठीक आगे वाला संख्या, उससे ठीक आगे वाला संख्या, उससे ठीक आगे वाला संख्या, उससे एक अधिक अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक आगे वाला संख्या उससे एक अंक अधिक, एक अंक अधिक वाला सबसे छोटी संख्या होगी। ये बात छोटी संख्या होगी, ये बात तो आपको भेजा में तो घुस ही नहीं रहा होगा, क्योंकि हम इस पे एग्जांपल बताएंगे और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी समझ लेते हैं एक बात, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कोई कितने भी अंकों से बनी संख्या, मतलब कितने भी अंकों से कोई संख्या बनाना है, कितने भी अंकों से बनी संख्या सबसे बड़ी संख्या, मतलब कितने भी अंकों का सबसे बड़ी संख्या बनाना है, चाहे 4 अंक बनाए, चाहे 5 अंक बनाए, चाहे 7 अंक बनाए, चाहे 11 अंक बनाए, चाहे 12 अंक बनाए, उन अंकों से बनी जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। और उसके ठीक आगे वाला, उसके ठीक आगे वाला, जो ठीक आगे वाला जो एक अंक अधिक होगा, वो जो बनने वाला जो संख्या होगा वो उतना अंकों का क्या होगा, सबसे छोटी संख्या। आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 4 9 हो जाएगा। नहीं, अब इससे ठीक एक आगे लेते हैं, इससे ठीक आगे, इससे ठीक आगे, इससे किससे, इससे ठीक आगे वाला संख्या, इससे ठीक आगे वाला जो संख्या होगा भाई वो क्या होगा, आगे वाला क्या होगा, ये 9,999 एक जोड़ देंगे तो 10,000 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10,000 मिलेगा। हमको इस पे 10,000 पे ही फोकस करना है। और ये भाई यहाँ पे देखें, ये 10,000 मिला, क्या मिला, 10,000। ये 10,000 जो है ये सबसे छोटी संख्या है, पर कितने अंकों की, यहाँ पे 4 अंक है, 1 2 3 4, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ये क्या हो गई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमने तो यही कहा था ना कि अगर 4 अंकों की सबसे, मतलब किसी भी अंकों से सबसे बड़ी संख्या है उससे ठीक आगे लेंगे तो उन अंकों से एक अधिक अंकों वाली जो संख्या होगा, उससे अधिक वाली संख्या, उस अधिक वाली संख्या जो होगी वो उतनी मतलब उतने से कम अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लीजिए, मेरे साथ बोलिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखते हैं कि 7 अंकों से लेते हैं, कितने अंकों से, 7 अंकों से, कितने अंकों से, 7 अंकों वाली संख्या, 7 अंकों वाली 7 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, देखो भाई 7 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसकी ठीक आगे वाला जो होगा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। मैंने क्या बोला, अगर 7 अंक, एक अंक पहले लेना है, 7 अंक वाली जो संख्या वो सबसे बड़ी संख्या है, तो 8 अंकों की उससे ठीक आगे वाला जो 8 अंकों से बनी संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। वो क्या होगी, सबसे छोटी। तो 7 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 7 को क्या 9, 7 को क्या 9, 3 3 6 1 7, 7 को 9 मिल गया। इससे ठीक आगे वाला संख्या कौन सा होगा, इससे ठीक आगे वाला संख्या, ठीक आगे वाला संख्या, इससे ठीक आगे वाला संख्या कौन हो जाएगा भाई, 7 को 9 है
एक जोड़ देंगे अगला मिल जाएगा, जैसे ही अगला मिलेगा तो क्या होगा, 7 है तो 7 को जीरो वाला संख्या मिलेगा, नहीं तो एक मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, एक मिलेगा, फिर काय को 7 को, काय को 7 को, तो 3 3 6 1 7। यहाँ पे बताइए कितना है, इकायदा है सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 99 लाख 99,999। पर यहाँ पे देखें क्या है, क्या है यहाँ पे देखें, इकायदा है सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़, कितना 1 करोड़, ये 99 लाख 99,99,999 है, जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक इससे एक आगे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़, ये कितने अंक है, 8 अंक, तो 1 करोड़ जो है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 1 करोड़ जो है कितना, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना, 1 करोड़ जो है कितने अंकों वाली संख्या है भाई, कितने अंकों वाली, 8 अंकों वाली, ये जो है 1 करोड़ 8 अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 8 अंकों वाली, 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। क्या आपको समझ में आ गया, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी है, उसमें एक जोड़ देंगे तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो हम तो पहले यही तो बोले थे, यही तो यहाँ लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पर हमने यही लिखा है कि कितने भी अंकों से बनी संख्या, कितने भी अंकों से अगर कोई बनी संख्या बनी है तो ठीक उससे अगला वाला जो संख्या होगा वो उस अंक से अधिक वाला, उस अंक से अधिक वाला, एक अधिक वाला, यहाँ पे लिखे हैं कितने अधिक वाला, एक अंक अधिक वाला जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी कि 7 अंकों सबसे बड़ी संख्या, वो 8 अंकों की सबसे एक बढ़ा देंगे तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, चलिए बाबू और फटक फटक हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अंकों वाली संख्या, मिल गया हम लोग को, संख्या में भी कुछ कुछ पढ़ना है। चलिए, तो हम जान लिए थे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10, सबसे छोटी 10, और सबसे बड़ी, फिर तो नोट में लिखिए, नोट में हाईलाइट कर देते हैं, नोट में सबसे बड़ी संख्या, ओहो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या, बोल प्यारे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता है। क्या बता सकते थे, नहीं, क्योंकि ये संख्य महासंख्य बहुत, जितना जोड़ेंगे उतना, 100 अंकों से बनी संख्या, 1000 अंकों से बनी संख्या, 1 लाख अंकों से बनी संख्या, मन चाहे जितना चाहे हम अनंत तक जाते जाएंगे और कोई संख्या हमें अंत में मिलेगी नहीं। जितना आगे होते जाएगा उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे, अगला 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 अगला, खोते 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 अनंत तक पहुंच जाएंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, ये अनंत तक जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हुई, 10, और उससे कहते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी है कि एक अंक हम 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम लोग अंक कहते हैं, तो हम किसको, उसको क्या संख्या कह सकते हैं, तो 4 को हम कह सकते हैं एक अंकों वाली संख्या। चलिए फिर से सब कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई इसको बोलेगा 4 को क्या सर संख्या बोल सकते हैं, तो आप बिल्कुल संख्या बोल सकते हैं, हाँ संख्या बोल सकते हैं, पर ये जो संख्या है कौन सी संख्या है भाई, कौन सी संख्या है, एक अंक वाली संख्या, कौन सी संख्या, एक अंक वाली संख्या है भाई, एक अंक वाली संख्या। क्या आपकी क्लियरिटी क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर 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 इस 4 में अगर पीछे में 0 देते हैं, क्या इसका मान में कोई परिवर्तन होगा, तो किसी भी संख्या के पीछे में, किसी भी संख्या के पीछे में 0 को लगाने पर उसके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या आपको समझ में आया, आया कि नहीं आया, चलिए आया, तो इसे लिखिए 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 लिखिए, क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या के पीछे में, किसी भी संख्या के पीछे में, किसी भी संख्या के पीछे में, संख्या के पीछे में 0 को जोड़ने पर, 0 को जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संख्या के मान में, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो इन सभी चीजों को कॉपी पे लिखने की कोशिश करें,
क्योंकि आप ये कहते होंगे कि हमें आती है। याद रखिए कि एक एक चीजें बातें आपको याद नहीं रहती है, रिवीजन करने के लिए हमें कॉपी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप फिर से लेक्चर निकालिएगा फिर से रिपीट कर लीजिएगा। रिवीजन करने में क्या होता है, कम समय लगना चाहिए। अगर आप लेक्चर देखते हैं तो उसको आप 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा लग सकता है, लेकिन अगर आप रिवीजन करेंगे तो एक पन्ना में एक बार रिवीजन, फिर अगला पन्ना, फिर एक बार में पूरा रिवीजन, फिर अगला पन्ना उठाएंगे, फिर एक बार में रिवीजन। तो अगर लिखते हैं तो आप एक नजर दोहराएंगे तो पूरी चीजें आपको याद हो जाएगी, कंठस्थ भी हो जाएगी। ठीक है, तो उसे आप लिखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हमको आता है हम नहीं लिखेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? किसी भी संख्या, कोई भी कुछ भी संख्या है, उसके पीछे अगर जीरो लगा दें, कुछ भी संख्या है उसके पीछे अगर जीरो लगा दें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उस संख्या के अगर आगे में जीरो लगा दें तो कमेंट में बताएं, क्या संख्या के मान में परिवर्तन होगा? यस या नो? क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा भाई, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? चलिए प्यारे, इधर देखिए। अगर 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 संख्या के आगे शून्य को जोड़ने पर संख्या के मान में परिवर्तन हो जाता है। जोड़ने पर संख्या के मान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सॉरी जैसे नहीं लिखाया, ऐसे लिख देते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी। 8 लेना मेरा मन करता है। ये भी क्या है भाई? 8 है। कितना है? 8 है। अगर इसमें अगर शून्य को इसके आगे जोड़ देते हैं, शून्य को क्या किए, इस 8 के आगे में डाल दिए। चलिए दो केस, इस 8 को हम 2 केस बनाते हैं। एक पीछे में जोड़ते हैं, एक आगे में जोड़ते हैं। एक पीछू में शून्य को जोड़ के, पीछे में शून्य को जोड़ने पर, आगे में शून्य को जोड़ने पर, आगे में शून्य को जोड़ने पर, ठीक है। अगर शून्य को जोड़ दिए कहां पे? पीछे में, तो देखिए ये दिखेगा। अगर 8 के आगे में शून्य को जोड़ दिए तो ये दिखेगा। यहाँ पे भाई क्या बोलेंगे? 8 ही बोलेंगे। यहाँ पे 8 बोले, यहाँ पे 8 ही बोलेंगे कि 08 बोलेंगे? 8 ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे? 8 पे 0 आ गया, इसे 80 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 80। ये अभी भी बाबू क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। और ये कितना हो गया? 80। क्या रे भाई? 80। देखिए शून्य को पीछे जोड़ने पर कोई मान परिवर्तन नहीं होती है, लेकिन शून्य को जैसे ही हम आगे जोड़ दिए, क्या हो गया? मान परिवर्तन। इसलिए याद रखिए कि लड़कियों की जब शादी होती है तो उसके शादी के दिन क्या बदल जाती है? क्या बदल जाती है? उसका सरनेम। सरनेम कभी पीछे नहीं लगता, सरनेम हमेशा कहां लगता है? आगे। जैसे ही सरनेम लगा तो वो जो लड़का है, जिस वंश से वो अपने आप को रिश्तेदारी रखता है, उस वंश से वो लड़की का क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर 0 को हम आगे जोड़ दिए, ये इसका वंश क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा किसी और वंश से आके किसी दूसरे वंश में। लेकिन अभी भी अगर उसके पीछे में अगर जोड़ देते हैं 0, ये उसी वंश का होगा। अगर इस 8 में अगर आगे जोड़ देते हैं, ये किसी और वंश का हो जाएगा, यानी कि उसका मान में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पे तो शून्य को पीछे लगाने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और शून्य को आगे रखने पर संख्या के मान में, किसी संख्या के आगे 0 रखने पर संख्या के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो संख्या को हम लोग देख लिए, संख्या को देखें, यानी कि संख्या जो बनेगा वो अंकों के समूह से संख्या बनेगा। तो 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। अब पढ़ते हैं कि संख्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये आप भी पढ़े होंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, और कौन कौन से हैं? कौन कौन से पढ़े? फिर से पढ़े, फिर से ठीक। अच्छा हाँ, प्राकृतिक संख्या पढ़े होंगे, भाज्य संख्या पढ़े होंगे, अभाज्य संख्या पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या पढ़े होंगे, परिमेय संख्या पढ़े होंगे, अपरिमेय संख्या पढ़े हैं। क्या आपने भिन्न संख्या पढ़ा है? यस या नो? पढ़ा है? ठीक, पढ़ा है। और भिन्न संख्या के वर्गीकरण क्या आपने पढ़ा है? उसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। निश्चित भिन्न, अनिश्चित भिन्न, संयुक्त भिन्न,
और कुछ कुछ हैं समान हर वाले भिन्न, समान अंश वाले भिन्न, जो उसका मान होता है वो। क्योंकि अगर संख्याओं को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी संख्याएं हैं। तो आइए हम कुछ संख्याओं को पढ़ते हैं जो हमें बहुत जगह उपयोगी है। बीपीएससी वाले बच्चे आप लोग धैर्यपूर्वक रहें। हम आप लोगों के लिए मैराथन क्लास प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर के लिए लेके आ रहे हैं अल्टरनेट डे में, और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ये जो मैराथन क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो। ये ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लासेज ये सुनिश्चित करता है कि बीपीएससी वाले बच्चों के लिए जो भी कंटेंट दिया जाए वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो, और आपके एग्जाम में जो भी सवाल आए उन कंटेंटों दिए हुए कंटेंटों से वो सवाल बने। और आप आशा करते हैं कि आप बीपीएससी का एग्जाम दें, उसमें आप क्वालिफाई करें, आप अच्छे मुकाम पर जाएं, आप शिक्षक बने, और हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करें, अच्छे ज्ञान देने की कोशिश करें। ठीक है, मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, इसलिए आप सबको जो भी मेरे पास है उसे देने की कोशिश करता हूँ। आप भी अगर इस को पाए हैं तो इस ज्ञान को आप भी किसी को देने की कोशिश करें। जब आप उस जगह पर पहुंचेंगे तो आप देंगे ही, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि जहां पर आप पहुंचेंगे अच्छी नॉलेज देंगे। क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा मंच है जहां से अच्छे बच्चों को वो क्वालिफाई करवाता है, और जब जो बच्चे स्कूल जाएंगे अच्छे बच्चे होंगे उनको पढ़ाने में भी मजा आएगा। वो अब दौर नहीं रहा है जो पहले था। ठीक है, आइए हम संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संख्या के प्रकार क्या पढ़ते हैं? संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। मेरा गाड़ी थोड़ा स्लो है पर ये फास्ट भी हो सकता है, इसलिए आप इसमें ना रहें, क्योंकि हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज थोड़ा स्लो है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बेसिक चीजें खत्म होती जाएगी, हम आपको धुरियान एक्सप्रेस की तरह लेते चलेंगे, बुलेट ट्रेन की तरह। ठीक है, तो संख्या के प्रकार क्या भाई? संख्या के प्रकार। तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। ये नहीं कर सकते एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, चार प्रकार के, पांच प्रकार के, छह प्रकार के, सात प्रकार के। ये निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? निम्न प्रकार के। जो बाबू हमारा संख्या है, संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा, चलिए हर कोई पहले यही जानता है कि सम संख्या। तो चलिए हम भी लिख लेते हैं क्या? सम संख्या। क्या लिख लेते हैं भाई? सम संख्या। क्या लिख लेते हैं? सम संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? क्या क्या? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक, इवन नंबर। क्या बोला? इवन नंबर। ओके ओके ओके, इवन नंबर, बिल्कुल ठीक। चलिए दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में क्या है भाई? विषम संख्या। तो सम पढ़े तो विषम न पढ़ लेंगे, विषम संख्या। ये किसका क्या हो जाएगा? ऑड नंबर, ओ डबल डी, ऑड नंबर। चलिए बाबू अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सम पढ़ लिए, विषम पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? क्या आपको पता है क्या पढ़ेंगे? आपको पता है? चलिए पढ़ते हैं। भाज्य संख्या। कौन सी संख्या भाई? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ओहो, देखिए भाई आप तो भाज्य संख्या पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में इस भाज्य संख्या का जो अलग नाम होता है वो पूछ देगा। इसका नाम क्या होता है? यौगिक संख्या। इसका क्या होता है? संयुक्त संख्या। तो हम पढ़ेंगे, जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, तो भाज्य संख्या के कितने नाम हैं उन सभी नामों के बारे में हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम उसके प्रकार पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको केवल नाम जान रहे हैं, लेकिन जब आएगा तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको बड़ा ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में, 4 नंबर, 4 नंबर अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या भाई? अभाज्य संख्या। इसे कहते हैं प्राइम नंबर। ये तो आप लोग खूब पढ़े होंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिए, जितने भी चीज मैं लिखा रहा हूं उसे लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अब तो ये सब तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ेंगे भाई?
और क्या पढ़ेंगे? जुड़वा वाला कहाँ पढ़े हैं? जुड़वा वाला भी पढ़ेंगे। जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा ट्विन प्राइम नंबर। अरे भाई जुड़वा जो एक साथ रहते हैं, एक साथ, दो एक साथ हो तो दो एक साथ हो तो ट्विन। कौन सा ट्विन? आभास संख्या है, आभास संख्या का दोनों जुड़वा आभास संख्या है, यानी कि 17 19, ये दोनों अगल बगल वाले हैं, 11 13, ये जुड़वा आभास संख्या है, जुड़वा आभास संख्या दोनों साथ लगातार वाला जो आभास संख्या होगा वो जुड़वा आभास संख्या होगा। इसे कहेंगे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर? ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, जुड़वा आभास संख्या। एक और होगा सह आभास संख्या, जो इसको साथ देने वाला है, सह आभास संख्या। सह आभास संख्या किसको कहेंगे भाई? को जो साथ देने वाला है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। चलिए बाबू और आगे पढ़ते हैं। ऐसे करके पढ़ेंगे तो बहुत संख्याएं हैं, और हम कहें कि हम एक यूनिक हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपकी वीडियो नहीं मिलेंगे ये सब पढ़ने के, नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए, पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सबसे कुछ न कुछ यूनिक है, सबसे अलग है, इसलिए मैं आया हूँ। मेरे यूट्यूब आने का मकसद ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा कमाओ, मेरी मकसद बस इतनी सी है कि मैं जो ज्ञान दूँ आपको कुछ मार्केट से अलग ज्ञान दे पाऊँ। ये हमारी कोशिश है, और ये भी कोशिश है कि आप लोगों को जो कंटेंट दिया जाए, जो नॉलेज दिया जाए, जो भी ज्ञान दिया जाए, वो एक बेहतर हो, सुलभ हो, और तरीका भी आसान हो, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग में फिटिंग हो जाए। क्या आप लोगों को फिटिंग हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो कमेंट करें, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट, समझाने के तरीके और बहुत सारे जो आइडियल चीज़ें हैं वो सब देने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, चलिए इतने करते हुए हम सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। सभाज्य संख्या, अब भिन्न संख्या भी होती है भाई, भिन्न संख्या। जब परिमेय संख्या पढ़ेंगे ना तो फिर इसको ऑपरेशन करेंगे, लेकिन यहाँ फिर भी लिख लेते हैं फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। तो इसके चलिए बाबू, भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर्स। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसी प्राकृतिक संख्या को ना हम प्राकृतिक संख्या में लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या? प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं भाई? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नहीं, ओहो, तो फिर एक आ जाएगा 9 नंबर। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या कहेंगे? होल नंबर, होल नंबर। कौन सी संख्या है? होल नंबर। चलिए बाबू आगे, होल नंबर कितना नंबर था? 9। चलिए अब 10वां पॉइंट, 10वां क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या भाई? पूर्णांक संख्या। इसे क्या कहेंगे? इंटीजर। क्या पढ़ेंगे भाई? इंटीजर नंबर्स। इन सभी जितने भी संख्याएं लिख रहे हैं इन सभी को एक्सप्लेन करना है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, आराम से बैठे रहें। देखिए क्या क्या होता है आगे आगे। ठीक है, ये सब तो टेलर है भाई, आगे देखिए क्या क्या होता है। 11 नंबर पूर्णांक संख्याएं। अब इससे आगे क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याएं तो नहीं होगी, पहले परिमेय देख लेते हैं ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। ठीक है, 12 नंबर में भाई कौन होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बोलेंगे? इरेशनल, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। और 13, देखिए अब हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, अपरिमेय संख्या हो गया। अब क्या आएगा? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक, वास्तविक संख्या जिससे हर व्यक्ति परिचित है। ऐसी संख्या जिस संख्या का मान निकालना संभव हो, उस संख्या कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या, मतलब जिसका एक्यूरेट मान निकाला जा सके
उसे कहेंगे रियल नंबर, रियल में है। लेकिन हम लोग कोई कभी कभी ख्वाब देखते रहते हैं, तो ऐसे कि हम लोग तो आसमान में उड़ सकते हैं, पर रियली में किसी चीज की सहायता अगर नहीं ली जाए तो हम दौड़ते दौड़ते कभी कभी छलांग लगाते, उस समय कह देते कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, पर बहुत ही हाइट पर हम कभी उड़ नहीं उड़ सकते। लेकिन हम सपनों में तो उड़ सकते हैं, हम चांद के उस पार जा सकते हैं, हम सूरज की सतह पर चल सकते हैं, हम आग की भट्टी में घुस सकते हैं। ये कहाँ कर सकते हैं? केवल सपनों में। तो सपनों में केवल हम कल्पना कर सकते हैं, और सपनों में मैं हर जगह जा सकता हूं, हर जगह। कोई किसी को कोई नहीं रोक सकता है, जिसको जहां मन होगा वहां जा सकता है। कब? केवल सपना में, केवल सपना में जा सकता है। क्या बात जा रही है ना? 14। चलिए, तो केवल कल्पना किया जा सकता है, नहीं तो ऐसा दुनिया में संख्या नहीं है जिसका मान निकाला जा सके। तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसका मान नहीं निकाला जा सके। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी एक छोटी सी बातें हैं जिसके बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं, पर ऐसी संख्या रियल में है नहीं। हमने क्या बोला कि चांद के उस पार क्या है भाई, मालूम नहीं है, लेकिन हम सपनों में क्या जाते हैं? चांद के उस पार। गाना है ना, चांद के पार चलो, उसी प्रकार से। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या केवल हम लोग कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। केवल कल्पना कर सकते हैं उन संख्याओं के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, चलिए, तो अब संख्या को खत्म करते हैं, ये हमारा आखिरी हो गया। ऐसा मतलब जिसको जानते हैं वहां से लेकर जहां तक हम नहीं जानते हैं वहां तक पहुंचे। ठीक है, इस बीच में सबके बारे में पढ़ेंगे, तो टोटल हमें कितने मिले? 14। इन सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपका लेक्चर 1-2 घंटा का भी हो सकता है, 2 से ऊपर भी जा सकता है। आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये हमारा सबसे आधारभूत, सबसे नीचे वाला भी क्या है, कंसेप्ट दे रहे हैं। इसमें आपको समय लगेगा। जैसे 10 मंजिल इमारत हमें बनानी होती है, तो 10 दिन तो 1 महीना तो हमें मिट्टी खूंदने में लग जाती है, लेकिन जैसे ही नीचे से बनकर ऊपर तैयार होती है तो ऊपर बनने में समय नहीं लगती है। तो आज हम जमीन के नीचे जा रहे हैं, इसलिए हमें समय जरूर लगेगा, लेकिन जैसे ही फिर नीचे से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे तो हम फास्ट में निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो नहीं घबराते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस मिलान से देखें लेक्चर को, परेशान ना हो। अगर आपको लगता है कि ये हमें आता है, हम फास्ट में लिख पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को मल्टीपल भी कर सकते हैं, 1 गुने 1.5 गुने या 2 गुने पर आप इसे देख सकते हैं। खैर, वो आपकी बातें हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या था? सबसे पहला हमारा था कौन सा संख्या भाई? सम संख्या। नहीं, तो सम संख्या तो सब कोई पढ़ा होगा, सम संख्या सब कोई पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा क्या? तो सब पढ़ा होगा। तो सब बताइए क्या क्या पढ़े हैं आप संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में? हाँ, तो सर हम ये पढ़े हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या केवल एक ही परिभाषा आप पढ़े हैं ना? ये पढ़े, केवल एक ही परिभाषा पढ़े। आप ये भी पढ़े होंगे, आप जब मैच्योर हो गए हैं तो आप ये भी पढ़े होंगे, जितने भी बीपीएससी वाले बच्चे हैं वो जरूर ये भी पढ़े होंगे कि वैसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है। वो सभी संख्याएं, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है। ये भी एक परिभाषा है, ये भी परिभाषा है। मैं ये बताऊं, मैं क्या बताऊं? आपने कहा 2 से विभाज्य होगा, मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा किसी भी संख्याओं का अगर गुणनखंड 2 हो, किसी भी संख्याओं का गुणनखंड अगर 2 हो, तो वह संख्याएं सम संख्या होती है। अगर वैसी संख्याएं जो वैसी संख्याएं जिनके एक भी गुणनखंड अगर 2 हो, तो वह संख्या सम। क्या आपको समझ में आया मेरी बात? तो इसलिए कहे कि मैं ऐसा परिभाषा देने की कोशिश करूंगा जो आपको भी समझ में आए, जो बच्चे देख रहे हैं उन सभी बच्चों को समझ में आए, और एक नई चीज हमें मिल जाए। मेरे आने का बस उद्देश्य इतना है कि नया चीज डेवलप करना, कुछ यूनिक चीज को देना। ठीक है, तो आप लोग तो बचपन से जो पढ़े हैं उसको एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, एक बार लिख लेते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्याएं जो
दो से पूर्णतः विभक्त हो या विभाजित हो, दो से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या सम संख्या कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, या दूसरा परिभाषा क्या भाई, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 हो तो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका जिनका इकाई अंक क्या 0 2 4 6 और 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। पर मैं एक नया चीज दे रहा हूं, एक नया चीज रहा हूं, किसी भी संख्या का एक गुणनखंड अगर 2 हो तो वह संख्या भी सम संख्या कहलाती है। एक नया चीज मिला कि नहीं मिला? ये तो दोनों चीजें हम जानते हैं, लेकिन एक चीज और देना है आपको जो हम आगे लिखेंगे, आगे क्या परिभाषा लिखेंगे? सम संख्या का ये परिभाषा है। क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 2 हो। जिस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो उस संख्या को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। उस संख्या को क्या कहेंगे? सम संख्या। जिस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिस संख्या का उभयनिष्ठ, जिस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 2 हो तो जिस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते। चलिए बाबू एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, बात विवाद आप पे आएगा, देखते हैं कि क्या क्या होती है। बात विवाद की बातें हैं तो हम आपसे जरूर कुछ पूछेंगे, उसका आंसर भी आप लोग जरूर दीजिएगा, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। तो कोशिश करते हैं सम संख्या लिखने की। जो संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाए, सॉरी 2 से विभाजित हो जाए तो 4, 2 पहले लेते हैं, 2 लेते हैं। तो कौन सी संख्या भाई? सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या। चलिए तो सबसे सम संख्या बताने का सबसे पहला तरीका क्या था? ये सम संख्या है या नहीं? तो सम संख्या है या नहीं? सम संख्या है या नहीं? तो सम संख्या है या नहीं? हमने अभी क्या बताया? तीन चीज बताया, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहलू का तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका हमने क्या पढ़ा? पहला तरीका हमने ये पढ़ा कि 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 2 को 2 से कटेंगे। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है भाई? शेषफल कितना होना? 0। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है? शेषफल 0 आना। क्या शेषफल 0 आया है? बिल्कुल, कट गया। 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0। तो याद रखिए, जब कभी भी कहता है कि कोई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब उस संख्या में 13 से जब भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आना चाहिए? अगर 0 के अलावा कोई और शेषफल आया तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। पूर्णतः विभाजित का मतलब ही है कि शेषफल क्या आना? 0 आना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे साथ आप ऐसे ही रिपीट करते रहें, ठीक है? तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था भाई? दूसरा क्या था? दूसरा था कि इकाई अंक होनी चाहिए। तो इसमें केवल एक ही अंक है ना, इसमें केवल एक ही अंक है। इकाई अंक इसकी कितनी है? इकाई अंक कितनी है? 2 है। इकाई अंक 2 है तो ये क्या है? सम संख्या है, सम संख्या। इसका शेषफल कितना आ गया भाई? शेषफल कितना आ गया? 0। इसलिए ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। एक हमने परिभाषा दिया, अभी जस्ट दिया है, ऊपर में देखिए, लिखिए, लिखा हुआ है, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक उभयनिष्ठ कितना? 1 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो
इस 2 का एक गुणनखंड होगा जो कौन होगा, 2। एक भी है, एक से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, 2। ये 2 सभी संख्या में 2 अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उन सभी संख्याओं में अगर 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो 2 क्या है भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, गुणन खंड है। कौन सा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चलिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए कौन सी संख्या है भाई, सम संख्या। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 सम संख्या हुआ, ठीक है। आपको एग्जाम्पल लीजिए। अरे भाई मोबाइल नंबर लिख लेते हैं क्या, मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, आप सब बताइए क्या वो सम संख्या के रूप में है कि विषम संख्या के रूप में है। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगे, देखते हैं ऑनलाइन क्लासेज का। क्या भाई, लिखिए। चलिए ये बताइए, ये जो मोबाइल नंबर लिखा गया है, ये जो मोबाइल नंबर लिखा गया है कितने अंकों से बनी है, कितने अंकों से बनी है। तो जितने भी मोबाइल नंबर होती है वो 10 अंकों से बनी होती है और उसके पीछे +91 लगी हुई रहती है। तो +91 क्या है, ये हमारे कंट्री को दिखाता है, ये इंडिया का है। क्योंकि सभी देश के जो अलग अलग होते हैं उसका कोड क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मेरे देश के जो मोबाइल नंबर के पीछे पहले जो लगा होगा वो +91 लगा रहेगा। इसे ये प्रदर्शित किया जाता है कि ये जो नंबर है, ये जो कोड है वो क्या है, भारत का है, इंडियन है। ठीक है, ये जो हमारा मोबाइल नंबर है ये कितने अंकों से बनी है, ये जो संख्या है 10 अंकों से बनी है। 10 अंकों से बनी संख्या, 10 अंकों से बनी संख्या। कितने अंकों से बनी है संख्या, 10 अंकों से। आपको ये बताना है ये सम है या विषम है, सम है या विषम है। तो अब इसमें से कह रहा है कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर भाई 2 से हम भाग देते रहेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगा, नहीं अगर इसमें 2 से भाग देते चले जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगा। बहुत बड़ा है ना, सुबह से शाम हो जाएगा। भाग पूर्णतः लगेगा कि नहीं लगेगा, शेष पर 0 लेकर आने तो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी वाले जो परिस्थिति होगी उसमें क्या करना है, क्या करना है, इकाई अंक को केवल देखना है, ठीक ना। केवल क्या देखना है, इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक कितना है, 6 है। हम कहते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यहाँ पे 6 मिला कि नहीं मिला, मिला। अगर 6 मिला, ये संख्याएं कौन सी संख्या हो जाएगी भाई, ये संख्या कौन सी हो जाएगी, सम संख्या। ये जो हमारा मोबाइल नंबर है, वो सम संख्या के रूप में है। ये हमारा मोबाइल नंबर सम संख्या के रूप में है। किसके रूप में है, सम संख्या के रूप में है। आपको समझ में आ रही है, ये मोबाइल नंबर कितने अंकों से बनी है, 10 अंकों से बनी है। ये सम है कि विषम है, नहीं सम है कि नहीं है, इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितने आनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 और 8। क्या 2, 4, 6 के अलावा कोई आता है, नहीं, ये 6 है इसमें, तो 6 आ गया, तो ये सम संख्या हो गया। ये जो हमारा मोबाइल नंबर था वो किस संख्या के रूप में था, सम संख्या के रूप में था, सम संख्या के रूप में था। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम लेते हैं। अब फास्ट में बताना है आपको, ठीक है। निम्न प्रश्नों को बताएं, कौन सम है क्या सम नहीं है। निम्न प्रश्नों को हल करें। निम्न प्रश्नों में से बताएं कि सम संख्या है या नहीं, चलिए पहला अपने मन से लेते हैं, 4, 3, 2, 9, 6, 4। दूसरा 3, 2, 0, 9, 6, 5, 1। बोलिए, अब भी बोलिए, लिख लेते हैं। ठीक है, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए 3, बोलिए 4, और बोलिए 9, 8 और कुछ 0, और बोलिए 2, और बोलिए 7 और कुछ बोलिए, अच्छा 0, अच्छा ठीक, ली 4 नंबर 3, 7, 5, 9, 1 मिनट, 0, 5, 7, 0, 6, 5, 2। 5 नंबर में 9, 4, 3, 2, 6, 1।
ठीक है, चलिए इसमें इकाई अंक कितना, इकाई अंक से बताना। जब बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे केवल इकाई अंक देखिए, इकाई अंक कितना है भाई, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना, 4, इकाई अंक 4 आया, इसका मतलब ये क्या है, सम है, हाँ सम है, हाँ सम संख्या है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 3209,651, 3209,651, इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना, इकाई अंक कितना है, 1 है, तो 0 2 4 6 8 में से है ही नहीं, तो कुछ अलग है, तो है ही नहीं, तो ये सम संख्या ना है, ना है, सम संख्या नहीं है, नहीं है, क्या है, नहीं है, क्या है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं, ठीक है। इसका अंक, इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक, इकाई का अंक कितना, 0, हाँ ये सम संख्या क्या है, इसका इकाई अंक बताइए चेला, बताइए, बताइए ना कितना है, 2, ये इकाई अंक 2 है, तो हाँ सम संख्या है, सम संख्या है, इसका बताइए, इसका बताइए, फटाक से कमेंट है, हाँ या ना, हाँ या ना। इकाई अंक देखिए 1 है, तो 0 2 4 6 8 में से नहीं आता, इसलिए एक क्या है, एक आगे इकाई अंक, एक जो है सम संख्या में नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, सम संख्या में नहीं आता है। इसका इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक क्या हुआ, 1 हुआ, तो नहीं हो जाएगा, कौन नहीं, सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। चलिए सम संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं विषम संख्या के बारे में, किसके बारे में, विषम के बारे में, दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, दूसरा, कौन सा पॉइंट, दूसरा, विषम संख्या, ओहो 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 ओहो, विषम संख्या आने से पहले, आने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, नोट में, नोट में, नोट में, नोट में, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो, तो सबसे छोटी, ये भाई इसमें असामंजस्य की स्थिति है कि 0 सबसे छोटी है कि 2 सबसे छोटी है, ये असमंजस बनी हुई है, पर मैं आपको सभी चीजों को क्लियर कर दूं, जब प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, तो फिर एक बार और हम सम संख्या, तो फिलहाल अभी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 2, कौन सी हो जाएगी, 2, तो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कितनी, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता है, तो सबसे बड़ी सम संख्या को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी यही नहीं मालूम है, जब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी यही नहीं मालूम है, फिर बड़ी कैसे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे, विषम संख्या, कौन सी संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, ऑड नंबर, क्या कहते हैं, ऑड नंबर, क्या मैं थोड़ा फास्ट में चलूं, अब मैं फास्ट में चलता हूं, ठीक है। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, आप तो पढ़े होंगे, वैसे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, तो अभी हमने आपको समझाया था, पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है कि का, अभी बोले हैं कि पूर्णतः विभाजित ना हो का मतलब शेषफल 0 का न आना, पूर्णतः विभाजित में शेषफल का 0 आना, और पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो शेषफल का 0 न आना, तो दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, यानी कि 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कोई और आएगा, 0 के अलावा कोई और आएगा। तो चलिए जो हम पहले पढ़े हैं उसी को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ना हो, ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं,
पूर्णतः विभाजित ना होने का मतलब क्या है? पूर्ण विभाजित होने का पूर्ण विभाजित पहले समझ लेते हैं। पूर्ण विभाजित पूर्ण विभाजित पूर्ण विभाजित का मतलब क्या? पूर्ण विभाजित का मतलब है शेषफल का क्या ना, जीरो, शेषफल का शून्य होना, शून्य ना, शून्य होना, अर्थात आर बराबर क्या, जीरो, जीरो। चलिए घर में बंद करते, भाग ना जाए कहीं। एक और मतलब है पूर्णतः विभाजित। दूसरी बातें क्या है? पूर्णतः विभाजित ना होना, पूर्णतः विभाजित ना होना, पूर्णतः विभाजित ना होना अर्थात शेषफल का कुछ न कुछ, शेषफल का कुछ होना। क्या होना? शेषफल का कुछ होना, यानी कि शेषफल होना, शेषफल होना यानी कि आर नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होगा, ये तो पता चल गया। नहीं आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे आगे तक जाएगा हम आपको पढ़ाते जाएंगे, पर जहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं वहां पे बता देते हैं। ठीक है, क्या आपको उसमें पूर्णतः विभाजित का मतलब शेषफल का शून्य होना, पूर्णतः विभाजित नहीं होने का मतलब शेषफल का शून्य प्राप्त ना होना, क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो आप बचपन पढ़ते हैं। विषम संख्या वैसे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलिए बाबू दूसरा परिभाषा इसका पढ़ते हैं। दूसरा परिभाषा जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और न हो तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और न हो तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। चलिए उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। चलिए जैसे में लिखते हैं, जैसे में हम ये भी कह सकते हैं परिभाषा, एक और या मैं परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, ऐसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ क्या, गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ना हो, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। चलिए बाबू क्या था? ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ना हो, मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक भी गुणनखंड 2 के बराबर ना हो। अगर एक भी गुणनखंड 2 के बराबर होती है तो वो संख्याएं विषम संख्या, सम संख्याएं हो जाएगी। अगर 2 नहीं होती है तो वो कौन सा? विषम संख्या। ठीक है बाबू, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, अब बोलिए 11, 13, 15, 17, 19 डॉट इत्यादि, मतलब इकाई अंक। अब चलिए ये एग्जांपल के रूप में लिखे, इससे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट नोट में लिख लेते हैं। पहला क्या है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या ना, सॉरी, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? एक है।
अरे है कि नहीं है? है। चलिए, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या? क्या फिर से बोलिए। हाँ, ये भी नहीं मालूम, क्योंकि संख्या का अंत मालूम ही नहीं है तो नहीं बताया जा सकता। नहीं, नहीं बताया जा सकता है। चलिए, दो चीजें हमें मालूम हो गई। सबसे छोटी विषम संख्या मालूम है कितनी? एक। सबसे बड़ी विषम संख्याएं नहीं बताया जा सकता। चलिए, विषम संख्याओं को कुछ प्रश्नों को देते हैं। निम्न प्रश्नों में से बताएं कि सम है या विषम। निम्न प्रश्नों में बताएं कि सम है या विषम संख्या। विषम संख्या पहला क्या? 4 3 0। दूसरा 9 5 4 3 7। तीसरा 3 2 6 7 9 4। चलिए, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। चलिए बच्चे, अपना नंबर बताइए। लेता हूं, पता नहीं किसका नंबर होगा, मुझे मालूम नहीं, पर मैं लिखे जा रहा हूं। कितना नंबर का मोबाइल नंबर हुआ? 3 3 6 3 एक और लगा देते हैं। चलिए, किसी और बंदे का मैं ATM नंबर ले लेता हूँ। 2 9 4 5 0 0 0 6 9 2 7, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ATM नंबर ले ला ना, 16 नंबर का। 12 9 4 6 3। चलिए, कुछ और लेते हैं। हाँ, चलिए, आपका जो इस बार एग्जाम दिए हैं 10th वाले बच्चे, उनका रोल नंबर ले लेते हैं। 6 3 0 0 0 0 1 2 3। मालूम नहीं ये सही है कि नहीं है। चलिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं। कौन है सम संख्या, कौन है विषम। चलिए, तो हमको सम और विषम पकड़ने के लिए केवल एक ही चीज का पता होना जरूरी है। इकाई अंक पर क्या है? इकाई अंक पर क्या है? इसका इकाई अंक बताइए रे, क्या है? 0। इकाई अंक 0 हुआ। इकाई अंक अगर 0 हुआ तो कौन सी संख्या? सम। इसका इकाई अंक कितना? 7। जिस संख्या की इकाई अंक 1 2 1 3 5 7 9 न हो वो विषम संख्या, तो 7 आ गया, कौन सी हो जाएगी? विषम। 2 से भाग नहीं देना है, अब वो जमाना नहीं है, अब सुपर फास्ट का जमाना है। आप 2 से भाग देते रहे तब तक वो आदमी कहां कहां तक पहुंच जाएगा। चलिए, यहाँ पे कितना है? 4 है, तो सम। ठीक है, चलिए आगे आगे आगे। यहाँ पे बताइए, इकाई अंक क्या है? 0, तो ये हुआ सम। ये इकाई अंक 3, तो कौन सा हो जाएगा बताइए फटाक से? विषम। जब तक आप सोच रहे तब तक हम लिख दे रहे हैं। अब बताइए, ये भी विषम क्योंकि 3 है। नहीं, इकाई अंक सम और विषम बताना है तो इकाई अंक केवल बताना है। ठीक, तो हम विषम संख्या को भी खत्म कर दिए। हम पढ़ लिए, विषम पढ़ लिए ना। अब चलिए चलते हैं आभास संख्या, तीसरा पे। किस पे? तीसरा, आभास संख्या। कौन सी संख्या भाई? आभास संख्या। आप तो इसके बारे में पूरे खबरदार होंगे, जानते होंगे आभास संख्या को। अभाज्य संख्या, ओह माय गॉड, प्राइम नंबर ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, आभास संख्या। आभास संख्या का परिभाषा आप जानते हैं? हाँ सर, जानते हैं। अगर जानते हैं तो बताइए, आभास संख्या का परिभाषा क्या होता है? आभास संख्या का परिभाषा क्या होता है? बताइए बताइए। चलिए, आप तो ये जानते होंगे, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप वाले संख्या के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे आभास संख्या कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे, मतलब एक से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो ना। चलिए, तो और क्या आप परिभाषा जानते हैं? और क्या जानते हैं? और कोई परिभाषा आप जानते हैं आभास संख्या के बारे में? चलिए, आभास संख्या वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप वाले संख्या से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो।
चलिए अब आ संख्या, वैश्विक संख्या फटाक से लिखी तो मेरे साथ, वैश्विक संख्याएं जो एक और अपने आप वाले संख्या से विभाजित हो, अपने आप वाले संख्या से विभाजित हो, उसे 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 अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक और अपने आप, यानी कि एक और परिभाषा, एक और, आइए आइए नीचे में देखिए, आइए ना, यहां देखिए ना, चलिए यहां देखिए, वैसी संख्या है जो केवल दो संख्याओं से विभाजित, एक अपने आप, एक अपने आप, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो केवल केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, दो संख्याओं से विभाजित हो, दो संख्याओं से विभाजित हो, उसे 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 अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। चलिए एक और परिभाषा जानते हैं, क्या दिक्कत है भाई, एक और परिभाषा देखते हैं कितना परिभाषा आता है ना, जितना आएगा 100 पढ़ लेंगे। ऐसे संख्याएं जिनके कितने गुणनखंड हो, दो, एक और अपने आप। वैसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिनके जिनके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको नया चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चों? वो मेरे प्यारे, क्या आपको नया चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे जरूर फॉरवर्ड करें, और जिन बच्चों के ये उपयोगी है उन बच्चों तक जरूर पहुंचाने का कोशिश करें, प्रयास करें, ताकि आपको अच्छी चीज़ें मिल पा रही है तो उन बच्चों के पास पहुंचा दीजिए जिन बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही। ठीक है, चलिए आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे, और मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों का साथ हमें मिलेगा और जरूर मिलेगा। ठीक है, कहावत है, समय मेहरबान तो गधा पहलवान, ऊपर वाले मेहरबान तो गधा भी पहलवान। अगर जिन बंदों पर ऊपर वाले की कृपा होती है, हाथ होती है, आशीर्वाद होती है, वो बच्चे ना कुछ करते हुए बहुत बड़ी चीज को पा जाते हैं। और कोई बच्चे बैड लकी होते हैं, जो कोई बच्चे होते हैं जो बैड लकी होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं वो, लेकिन कुछ अभाग्य की वजह से, दुर्भाग्य की वजह से बहुत कुछ नहीं पा पाते हैं। चलिए ठीक है, हम नए टॉपिक पे आते हैं। देर हुआ सर, 1 घंटा 18 मिनट। चलिए बाबू, अभाज्य संख्या को हमने देखा, तो वैसे संख्या जो एक और अपने आप वाली संख्या के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि एक और अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते। वैसे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड, उसे अभाज्य संख्या कहते। वैसे संख्या जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते। एग्जाम्पल तो लिए नहीं थे, क्या लिए थे? नहीं लिए थे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपको बताना है, एक के कितने गुणनखंड भाई? एक तो केवल एक से कटेगा, यहाँ गुणनखंड कितने गुणनखंड? एक गुणनखंड। कई गुणनखंड हुआ भाई? एक गुणनखंड। कई गुणनखंड? एक गुणनखंड। अब चलिए दो पे चलते हैं। किस पे? दो पे। इन दो के पास भाई कितने गुणनखंड है बताइए? दो के पास एक से तो विभाजित है ही, और ये किससे? दो से भी है। कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड। कितने गुणनखंड हुए? दो गुणनखंड हुए। मतलब ये जो है दो, ये जो दो है, दो गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? दो गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये जो दो है, ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। मतलब केवल दो गुणनखंड हो जाए, दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल कितनी? दो। चलिए बाबू आगे 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 आगे। तीन
3 में कितना 1 और 2 से कटेगा क्या नहीं, तो 3 से तो कटेगा। कितने गुणनखंड 2 गुणनखंड। कितने गुणनखंड 2 गुणनखंड। कितने गुणनखंड 2। ये 2 गुणनखंड है, इसलिए 3 भी कौन सी संख्या है भाई अभाज्य। अगला 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 अगला। आप बोलेगा सर यहाँ तक ले रहे हैं तो अगला लीजिए ना। तो चलिए बाबू इसका गुणनखंड क्या है 1 है कि नहीं 1 से कटेगा। क्या 2 से कटेगा बिल्कुल कटेगा 2 से। क्या ये 3 से कटेगा नहीं 4 से बिल्कुल कटेगा। यहाँ पे कितने गुणनखंड 3। कितने गुणनखंड हुए भाई 3 गुणनखंड। इसलिए ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। क्या क्या अभाज्य संख्या है। अरे भाई अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है नहीं है। क्यों नहीं है ये इसके 3 गुणनखंड है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है परिभाषा में जिनके केवल कितने गुणनखंड हो कितने गुणनखंड हो तो ओहो हो क्या ऊपर वाला आपको जो दिख रहा है ये जो है क्या ये अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या। अरे भाई 1 नहीं 2 होने चाहिए 2 से कम नहीं और 2 से अधिक नहीं। तो गुणनखंड जो होगा केवल गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है यानी कि अभाज्य संख्या 2 होगी 3 होगी 5 होगी या 6 होगी 6 बताइए बताइए 6 होगी क्या 6 होगी। 1 से विभाजित है 2 से भी है 3 से भी है और 6 से भी है। इसके कितने गुणनखंड 1 2 3 4 गुणनखंड। कितने गुणनखंड हुए भाई 4 गुणनखंड नहीं खंड खंड खंड। कितने गुणनखंड 4 गुणनखंड हुआ 4 गुणनखंड। इसलिए ये अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या क्या है कि नहीं है नहीं है। इसलिए 6 अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या जो एग्जाम्पल में होगा आइए हम लिखते हैं अभाज्य संख्या जो गुणनफल में होगा आइए लिखते हैं अभाज्य संख्या जो होगा लिखते हैं। आइए लिखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहला 1 तो होगा नहीं 2 3 5 7 9 होगा क्या नहीं क्योंकि वो 1 से कटेगा 3 से कटेगा और 9 सभी कटेगा। कितने गुणनखंड हुए 3। अगर किसी के 2 से अधिक गुणनखंड हुए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होते हैं वे अभाज्य संख्या नहीं होते हैं। तो 11 13 17 19 23 डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है चलिए अभाज्य संख्या तो आप पढ़ लिए। तो सबसे अब यहाँ पे नोट में लिखते हैं नहीं नोट में लिख के आपको सवाल देंगे वो आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कितनी 2 और ये 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी यही है। ये भी लिख सकते हैं सबसे 2 नंबर में सबसे छोटी कौन सी समअभाज्य संख्या कितनी 2। ये सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी है इसे याद रखिएगा। इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी क्या है क्या आपको याद रहेगी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं मालूम। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को नहीं बताया जा सकता है नहीं बताया जा सकता है। चलिए बाबू ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं मालूम है क्या आपको नहीं मुझे तो नहीं मालूम है हो सकता है कि आपको मालूम हो। अच्छा कोई बात नहीं चलिए। तो चलिए एक प्रश्न आपको बनाना है मैं नहीं बनाऊंगा आपको ही केवल बनाना है आपको ही केवल बनाना है 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। मैं आंसर बता देता हूं आप लोग लिख दीजिएगा। अंकों कुल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा
अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 25। आप निकालिएगा, देखिएगा काउंटिंग करके 25 आती है कि नहीं है। अगर नहीं आती है तो कहीं आपसे मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो अभाज्य एक से लेके 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। चलिए हम आते हैं कहां पर आते हैं, हम आते हैं कहां पर भाज्य संख्या। तो कितना नंबर देंगे पॉइंट, कितना नंबर 4 नंबर, 4 नंबर पॉइंट भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो पहले हम परिभाषा जान लेते हैं, तब इनके सरनेम की चर्चा करेंगे। इनके जो अलग अलग रूप हैं, ये इनके अलग अलग जो नाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये ओहो हो, हमसे थोड़ा मिस्टेक हुई है, नहीं हुई है, एक हुई है। ओहो हो, पीछे 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 आइए, पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे आइए, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। अच्छा यहाँ, चलिए यहीं बता देते हैं ना, यहीं बता देते हैं। तो अगले चलते हैं, ये पेज खाली है, यहाँ बताते हैं। ठीक है, ओहो, अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अब बताता हूं मैं, अब बताता हूं रूढ़ संख्या जो कहा जाता है, रूढ़ संख्या कौन सी संख्या भाई, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या का मतलब क्या हुआ, रूठा रूठा। अगर कोई आदमी अगर किसी से रूठा होता है तो उससे कोई बोलचाल नहीं होती है, वो अकेला होता है, नहीं वो खुद होता है और उसके साथ उसका गॉड होता है। तो एक तो सबके साथ होता है, ये गॉड हुआ, और खुद जो अपने आप हुआ वो सेल्फ हुआ, स्वयं हुआ। तो जो रूठा रूठा रहता है उसके साथ खुदा होता है और वो स्वयं होता है ना। इसीलिए अभाज्य संख्या एक होती है, वो अपने आप वाली संख्या होती है, इसीलिए उसको रूठा रूठा कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या आपको याद रहेगी, क्या आपको याद रहेगी, बिल्कुल, क्या आपको याद रहेगी। चलिए ये खत्म, अब भाज्य संख्या पे आते हैं। भाज्य संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक, जो एक और अपने आप, अपने अपने आप के अलावा, के अलावा, अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा परिभाषा क्या आपको लिख सकते हैं, क्या लिखिए ना, वैसी संख्या जो दो या दो, सॉरी, दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, वो संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो दो से अधिक, दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, संख्याओं से विभाजित हो, दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सर इसको कहते हैं। एक और परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड, वैसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, उसे उसे भाज्य संख्या कहते हैं,
भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए बाबू आगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण बातें हैं। भाज्य संख्या को किस और नाम से जाना जाता है? तो भाज्य संख्या को भाज्य संख्या को भाज्य संख्या को यौगिक भाज्य संख्या को यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या संयुक्त संख्या के नाम से जाना जाता है। संयुक्त संख्या के नाम से जाना जाता है। तो यौगिक संख्या संयुक्त संख्या के नाम से जाना जाता है। या भाज्य संख्या को यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। हो राजा भाई, हाँ ठीक क्या भी कहते हैं, ठीक है। या उस से भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहेंगे या संयुक्त संख्या के भी नाम से। यौगिक का मतलब हुआ कंपोजिट, बहुत सारा। संयुक्त का मतलब दो से अधिक चीजों को मिला देना। संयुक्त भिन्न संख्या भी आएंगे जिसमें एक पूर्ण संख्या को और एक भिन्न संख्या को मिला देंगे तो संयुक्त भिन्न संख्याएं हो जाएगी, जिसको पूर्णांक के रूप में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में लिखते हैं। चलिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम तो एक को छोड़े, एक तो कुछ था ही नहीं भाई, दो आभास संख्या था, दो लेंगे नहीं, तो इसके बाद कौन हो जाएगा? चार। चार में कितने गुणनखंड है? देखिए तो एक है, दो भी है, और क्या है? तीन है। तो दो से अधिक है कि नहीं है? दो से अधिक गुणनखंड है। क्या है? दो से अधिक गुणनखंड है। और दो से अधिक गुणनखंड है। अच्छा यहां से मिस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो वैसे भी कलाकार हैं। चार, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी गलती होती रहती, कोई बात नहीं है। तीन के चार, चार के तीन, तीन के चार, चार के तीन, होता उल्टा पुल्टा होता रहता है। तो चार से विभाजित है, तो दो से अधिक गुणनखंड है, और दो से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए तो चार को हम क्या कहे थे? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा ही हमने पढ़ा कि वैसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या यौगिक संख्या कह सकते हैं? अब भाई भाज्य संख्या की दूसरा नाम है तो यौगिक संख्या है। क्या उसे संयुक्त संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वही भाज्य संख्या है, तो संयुक्त संख्याएं हैं। चलिए तो चार हुआ, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। चार और कौन सा मिलेगा? 6, और कौन सा? 8, और 9, 10, 11 कौन सी संख्या है भाई? अभाज्य संख्या है, ये नहीं। 12, क्या 13 होगा? नहीं, वो भी अभाज्य संख्या है। 14, 15, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे तो बहुत मिलेंगे, इतना को नहीं लिखना है। इत्यादि, इतिज और आदि, या इसे एक्सेट्रा लिख सकते हैं, ETC नहीं। चलिए तो आपसे पूछ सकता है नोट में कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, यही सबसे छोटी भाज्य संख्या सम संख्या है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो ये भी कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या कौन सी है भाई? 4 है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या न मालूम, सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकत ही, नहीं बताया जा सकता है। क्या माए? और कुछ है? और कुछ है क्या? और कुछ है? नहीं। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं। चलिए चौथा पॉइंट भी खत्म हो गया। अब पांचवा पॉइंट, जुड़वा आभाज्य संख्या एक सह आभाज्य संख्या था। जुड़वा वैसी आभाज्य संख्या है जो दो अधिक हो या दो, वैसी आभाज्य संख्याएं या तो दो अधिक हो या उस आभाज्य संख्या से या दो कम हो। यानी कि वैसी, ये खत्म हो गया भाई,
चलिए अब पांचवा पॉइंट चलता है। पांचवा पांचवा कौन सा पॉइंट? पांचवा। कौन सा? पांचवा। कौन सा? पांचवा। पांचवा। चलिए पांचवा पॉइंट क्या था देख लेते हैं एक बार। पांचवा पॉइंट क्या था? चलिए ऊपर में देखते हैं कौन सा था पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। ओहो ओहो, पांचवा। पांचवा जुड़वा आवाज संख्या। कौन सी संख्या? जुड़वा। जुड़वा 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 अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बताइए फटाक से। ट्विन प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। क्या आप मेरे साथ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप मेरे साथ बोलिए। आप सो भी रहे हैं तो बोलते रहिए, देख रहे हैं फिर भी बोलते रहिए। क्या सर सही है ना? चलिए ट्विन प्राइम नंबर, वैसी आभाज्य संख्याएं, वैसी दो आभाज्य संख्याएं यानी कि लगातार वाली आभाज्य संख्या, पर लगातार वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 23 लें तो 23 से दो ठीक पीछे वाला होनी चाहिए या 23 से दो ठीक आगे वाला होनी चाहिए, वैसा लेना है। ठीक है? या छोटी संख्या से दो अधिक हो या बड़ी संख्या से दो कम हो। वैसी आभाज्य संख्याएं, वैसी आभाज्य संख्याएं, वैसी आभाज्य संख्याएं, वैसी 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 अभाज्य, वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह, वैसी दो, वैसी ओहो, वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह जो अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या से दो कम हो, कम हो या दो अधिक हो, अधिक हो, उस संख्या को, उन दोनों संख्या को, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, उन दोनों संख्या को, उन दोनों संख्या को जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या परिभाषा क्लियर हुई? वैसी अभाज्य संख्याएं या उस अभाज्य संख्या से दो कम अभाज्य संख्या वाला होनी चाहिए या उस संख्या से दो अधिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। समूह को अभाज्य संख्या से दो कम या दो अधिक अभाज्य संख्या हो। ये वैसी संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जो अभाज्य संख्या से दो कम हो या दो अधिक हो, उन दोनों संख्या, उन दोनों अभाज्य संख्याओं को, उन दोनों अभाज्य संख्या को, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, उन दोनों अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को जुड़वा संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में बाबू क्या लेना है? देखिए अगर 11 अभाज्य संख्या है, कौन सा है? एक संख्या लिए अभाज्य संख्या, तो 11 में अगर 2 घटा दें, 11 में 2 जोड़ दें, 11 में 2 जोड़ दें तो हमें इधर मिलेगा 9, इधर मिलेगा 13, तो ये नहीं लेना है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये लेना है और कौन लेना है? 13। 11 कोमा 13 ये कौन सी संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर कर सके ना, कंफ्यूजन क्लियर हो सके आप। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल दूसरा। चलिए एक अभाज्य संख्या लेते हैं, कौन सा? 23, 23 लेते हैं, ये अभाज्य संख्या है। तो पहला अभाज्य संख्या लिए, इनका जुड़वा अभाज्य संख्या लिखना है तो पहले 2 घटा देते हैं, एक में 2 जोड़ देंगे, ये 21 बनेगा, ये क्या बनेगा? 25। ना ये अभाज्य संख्या है ना ये अभाज्य संख्या है, तो हम इसका 23 का तो कोई पार्टनर ही नहीं मिला, तो 23 को कोई पार्टनर नहीं मिला, इससे आगे करेंगे ये हो जाएगा 27 नहीं तो 29, यानी कि 21
25 होना चाहिए, 2 घटाए या 2 जोड़े। अभाज्य संख्या में से 2 जोड़ने के बाद 2 घटाने के बाद अभाज्य संख्या मिलना चाहिए, और उन दोनों को लिखेंगे तो कहेंगे जुड़वाभाज्य संख्या है। पर क्या यहाँ 23, 29, 23, 29, 23, 29 जुड़वाभाज्य संख्या है कि नहीं है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। 23 अगर लिए थे तो 21 और 25 ही होना चाहिए, और 21 और 25 भाज्य संख्या ना कि अभाज्य संख्या है। तो इनमें से अगर कोई रहता तो हो सकता था, इनसे बहुत आगे है, 23 से 6 ज्यादा। देखिए 2 कम या 2 अधिक होना चाहिए तो चलेगा, लेकिन ये 6 ज्यादा है, ये नहीं चलेगा, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्या इसको नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बताइए, 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 बताइए। 59, 59, 59 का एक और कौन सा भाज्य संख्या होगा जो जुड़वा बनने के लिए कौन सा होगा? तो 2 घटाएंगे या 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 घटाएंगे तो 57। ये 19 से कट जाएगा, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ये कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। 29 में से 59 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 61। ये कौन सा संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, इन दोनों संख्याओं का जो समूह होगा 59 और 61, ये क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य। ये आपको क्लियर हुई? चलिए अगला है, अगला जो मेरा प्रश्न है, अगला जो मेरा सबसे लास्ट है, आज का लेक्चर का सबसे लास्ट। कल से हम लोग शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, पर यह अभाज्य संख्याओं का आज हम खत्म करते हैं, क्योंकि आपका लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ है। पर कोई बात नहीं, आपको पूरी डिटेल किया जा रहा है, पूरे विश्लेषण किया जा रहा है, और आपको मजा आएगा ये चीज देख के। क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो लेक्चर हम फास्ट में करेंगे। क्या आपको फास्ट चाहिए या इतना पे स्पीड ठीक है? जो बच्चे अगर पूरी वीडियो को देख रहे हो तो इस चीज़ को जरूर बताएं कि वीडियो हमारा ठीक था स्पीड, या इस जो कंटेंट हम लिख रहे हैं उसकी स्पीड को और बढ़ाया जाए। अगर नहीं मेरी स्पीड ठीक है तो ठीक है, अगर स्पीड बढ़ाना पड़े तो आप जरूर कमेंट करें कि हाँ सर आप स्पीड बढ़ाइए, तो स्पीड आपकी कम है, ठीक। तो चलिए ये मेरा खत्म हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या, और एक था ये 5वां था, तो 6ठा हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या के लिए इसमें कहे थे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिन संख्याओं का मौसा क्या हो? 1 हो। वैसी संख्या जिन संख्याओं का मौसा 1 हो। वैसी संख्याएं जिन संख्याओं का मौसा क्या हो? 1 हो। 1 हो। वैसी दो संख्याओं का मौसा, वैसी दो संख्याओं का समुच्चय या समूह जिनका मौसा क्या हो? 1 हो। वैसी दो संख्याओं का समूह, दो संख्याओं का समूह, वैसी दो संख्याओं का समूह, का समूह, समूह जिसका मौसा 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। देखिए अगर मैं फास्ट में से लिखने की कोशिश करूँ तो बहुत कुछ आपको नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा स्लो चलते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा 8 और 15, 8 और 15, 8 और 15 सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो आपको यहाँ पे बताना तो पड़ेगा। 8, 8 में कौन कौन से थे? 1, 2, 4 और 8। 15 से कौन कौन? 1, 3, 5 और 15। तो इन दोनों में देखा जाए तो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है भाई? दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? कॉमन 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 कौन सा आ रहा है? 1, 1। और जो कॉमन दोनों में रहता है वही तो मौसक के बराबर होता है। तो 8 और 15 का मौसक कितना है? 8 और 15 का मौसक कितना है? मौसक 8
और 15 कितना आ गया 1। तो परिभाषा के आधार पे वैसी दो संख्याओं का समूह, वैसे दो संख्याओं का समूह जिनका मौसा कितना हो 1 हो, तो उन दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे सहआभाज्य संख्या। यानी कि अर्थात 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 8 15 से बने संख्या का समूह को क्या कहेंगे सहअभाज्य संख्या। क्या कहेंगे सहअभाज्य संख्या। ठीक है। और अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, 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 ठीक ना। चलिए क्वेश्चन 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 21 और 35 क्या सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी विभाज्य हैं देख लेते हैं। 1 से है, 3 से है, 7 से है और 21 से है। 35 में देख लेते हैं। 1 से है, 5 से है, 7 से है और किससे है 35 से है। इसमें कॉमन कौन कौन सा आया? एक तो आया ही आया, और कौन सा आया? यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7, 1 और 7 मौसा जो है वो क्या हो जाएगा 21 और 35 का मौसा हो जाएगा 1 × 7 तो 7 हो जाएगा। हमने कहा था कि दो संख्याओं का मौसा अगर 1 होता है तो वह सहअभाज्य संख्या होगा। यानी कि 7 15 और सॉरी 7 15 नहीं, 7 15 नहीं, 21 35 सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए मैं अपने स्ट्रक्चर को खत्म करता हूं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो इसे शेयर करने की कोशिश करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। जो भी बच्चे आप इसे देख रहे हैं आप इत्मीनान से देखें, आपको सारी कंटेंट एक बेहतर कंटेंट मिलेगी। और जब ये इसको हम खत्म कर लेंगे टॉपिक बाय टॉपिक तो एक मैराथन के रूप में लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारे सवालों की संख्या होगी और निश्चित रूप से उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। जरूरतमंदों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लासेज जो चैनल है उनको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, अधिक फैलाने की कोशिश करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।